सिद्धि, पवन, चांदनी, गोपाल, रुखसार, अश्वनी, एकता। भाई देखो भाई, नाम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, तो मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, ठीक है? क्योंकि बहुत तेज़ी से कमेंट बॉक्स धड़-धड़, धड़-धड़, धड़-धड़ करके चल रहा है, ठीक है? तो चलो भाई, तो आप सब लोगों को नमस्ते, आप सब लोगों को गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और अगर मैं आज के टॉपिक को लेकर बात करूँ, तो पहले तो ये बता दो बच्चों जल्दी से, ऑडियो वीडियो सब सही है? आवाज़ वगैरह पहुँच रही है आपके पास? तो फिर हम लोग चर्चा करें। ऑडियो वीडियो सब सही है ना बेटा? ठीक, चलो, ओके, डन, डन। ठीक, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ शिल्पी। चलो, तो आज देखो, कल हम लोग ने बात किया है बच्चों मौर्योत्तर काल को लेकर। कल की क्लास की बात करें तो आपको याद होगा, कल हम लोग शुंग को पढ़ रहे थे, कल हम लोग कण्व को पढ़ रहे थे, कल हम लोग सातवाहनों को पढ़ रहे थे। ये मौर्योत्तर काल के भारतीय उत्तराधिकारी या स्थानीय उत्तराधिकारी के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे। और इसी दौर में अगर हम लोग देखें तो आपको दिखाई पड़ेंगे विदेशी आक्रमणकारी, जिनके मैंने 4 आपको क्रम बताए थे। मैं फिर से याद दिला देता हूँ। इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। हाँ, ठीक है, शक, पहलव और कुषाण। ठीक, चलो, तो हम लोग ने कल इनके बारे में पढ़ा। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, थोड़ी-सी एक विनम्र निवेदन जो आपसे है वो ये कि जो भी सवाल आप लोगों के पूछने हों, तो एक काम करो बेटा, अपने सवाल लिख कर रख लो। हम लोग जब क्लास खत्म करेंगे, तो मैं आपके सवालों को आप पूछिएगा, मैं जवाब दे दूँगा। रूपा, बेटा अभी कहाँ से फ़ारसी आ गई? अभी तो फ़ारसी आने के लिए मुस्लिम रूलर तो आने दो। सही समय पर सही जवाब और सही समय पर सही सवाल पूछना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, ठीक। तो अभी फ़ारसी की कोई बात नहीं करेंगे। फ़ारसी जब मुस्लिम रूलर्स आएँगे तब की बात करेंगे, अभी कुछ बात नहीं करेंगे फ़ारसी के ऊपर। ठीक है? विषयांतर मत हुआ करो। हाँ, विषयांतर मत हुआ करो। एक बात, दूसरी बात, आप लोग अपने-अपने सवालों को लिख लो। हाँ, अपने-अपने सवालों को लिख लो और क्लास के बाद जो है, हाँ, क्लास के बाद जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है? ठीक, चलो भाई। पूछना भी, हम लोग क्लास खत्म करेंगे तब। जड़ से पहले कौन शासक था? ये क्या पूछ लिया भैया सूरज? जड़, जड़ से पहले भैया, जड़ से पहले कौन शासक था? मैं नहीं जानता। मैं तो जड़ को ही नहीं जानता, है ना? मैं तो जड़ को ही नहीं जानता, तो उससे पहले वाले, उसके बाद वाले का मैं क्या नाम बता दूँ? ठीक, चलो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक पर और आज का टॉपिक दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग नाम देते हैं संगम काल, जिसे हम लोग नाम देते हैं संगम काल के तौर पर, संगम युग के तौर पर, ठीक है ना? ये दक्षिण भारत का इतिहास है और दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग दक्षिण भारत को लेकर बात करें, तो देखो ये जो हिस्सा दक्षिण का है ना, जिसमें तमिलनाडु का इलाका, जिसमें आपका आजकल का केरल, आजकल का आपका पौंडीचेरी, ये सब जो इलाका बनता है, इस इलाके पर जो 3 डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, जिनको चेर, चोल, पांड्य के नाम पर जाना जाता है। अच्छा, इसी दौरान जो दक्षिण भारत की तमिल भाषा वाला साहित्य है, दक्षिण भारत का जो तमिल भाषा का साहित्य है, उसको लेकर भी कई प्रकार के मीटिंग वगैरह किए जाएँगे। उन सबको लेकर आज का टॉपिक ताल्लुक रखता है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, हम लोग आज दक्षिण भारत की बात करेंगे। दक्षिण भारत के तमिल साहित्यों के साथ-साथ हम लोग दक्षिण भारत के चेर, चोल, पांड्य राजाओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ उतनी बात करेंगे जितना हम लोगों के परीक्षा के लिए उपयोगी है। उससे ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है? तो देखो भाई, संगम की अगर बात करें, मैं सिर्फ एक शब्द ले लूँ, संगम। तो संगम का मतलब होता है बेटा मिलना। संगम जो शब्द है, ये आपका मिलना, आपस में मिलना, जो मेल-जोल है, इसको लेकर इस शब्द का बनता है, ये शब्द का आपका उद्भव होता है। तो संगम मतलब मिलना, विद्वानों का मिलना, उन विद्वानों के मिलने के बाद कई और चीज़ों का जन्म होना, किताबों-कताबों का, साहित्य का। ठीक है? अच्छा, इसी दौर को अगर देखा जाए, तो ये दौर बच्चे कहलाता है महापाषाणिक काल के तौर पर या महापाषाणिक पृष्ठभूमि के तौर पर। जब हम पहले दिन आपको क्लास पढ़ा रहे थे और मैं स्टोन एज पढ़ा रहा था, तो मुझे नाम तो नहीं याद है, लेकिन आप में से किसी ने महापाषाण की बात किया था। तो मैंने आपसे बताया था कि जब हम लोग संगम काल पढ़ेंगे, तब मैं आपको महापाषाण के बारे में बात करूँगा। ठीक है? देखो, महापाषाण मैं लिख दूँ पहले, महा, और ये पाषाण मैंने थोड़ा-सा दूर लिख दिया। महा का मतलब होता है बेटा बड़ा। बच्चों एक बार फिर से बता देना, क्या ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है? अच्छा रहने दो, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलो, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलिए, अब मुझे पूरी तरह से इत्मीनान हो गया है कि अब क्लास पूरी सही आ गई होगी, क्योंकि मैंने अपनी ओर से एक बार फिर से रिफ्रेश कर लिया है। ठीक है ना? चलो भाई, अब अगर किसी की दिक्कत है, ठीक, अब अगर किसी की दिक्कत होगी, तो उसका नेटवर्क इश्यू है फिर। अब हम लोग बात कर रहे हैं महापाषाण को लेकर। मैंने ये शब्द लिखा हुआ है और नीचे की ओर लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो बच्चे, महा का मतलब होता है बड़ा, बड़ा, बड़ा मतलब बहुत बड़ा, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। यानी ऐसे लोग, ऐसे संस्कृति, ऐसे दौर की बात हम करने जा रहे हैं, जहाँ पर बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है ना? उनका प्रयोग क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसकी बात मैं अभी कुछ देर बात करूँगा। तो ये महापाषाण काल का आपका दौर आपको दिखाई पड़ेगा, उसकी पृष्ठभूमि वाला दौर दिखाई पड़ेगा। जिस वक़्त उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज कहा जाएगा, जब नॉर्थ इंडिया में नियोलिथिक एज आपको दिखाई पड़ता है, उसी समय सुदूर, जिसे फार साउथ कहा जाएगा, तो फार साउथ में यानी कि सुदूर दक्षिण में भी आपको पत्थरों वाले संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं और जिसे नाम दिया जाता है बच्चों महापाषाण युग, महापाषाण युगीन संस्कृति, यानी कि आप जिसे कह सकते हो मेगालिथिक, मेगालिथिक कल्चर, बड़े-बड़े पत्थर, ठीक है? तो दक्षिण में और दक्षिण भारत के जो दक्कन प्लेट्यू का पार्ट आता है, उस दक्कन प्लेट्यू में नियर अबाउट 1000 बीसी, ये वही समय होगा। हाँ, बिल्कुल, ये वही समय होगा 1000 बीसी, जब आप देख पा रहे होंगे कि इधर उत्तर भारत की ओर आपको सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, साथ ही साथ नवपाषाण काल के भी कुछ प्रमाण आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है ना? अब देखिए, इस चित्र को गौर से देखिएगा जो आपको बगल में दिख रहा है। इस चित्र को गौर से देखिएगा जहाँ पर मैं आपको महापाषाण के बारे में बताने का प्रयास, समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना? अब आप गौर से देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कुछ बड़ा-बड़ा पत्थर। ये देख रहे हैं, कितना बड़ा पत्थर आपको दिख रहा है ना? कितना बड़ा पत्थर है ये? तो एक आपको ये पत्थर दिख रहा होगा जो कितना बड़ा-सा है। बेसिकली ये एक कब्र है। दक्षिण भारत में भी वैसे ही कुछ परंपरा है, पाषाण काल के दौरान, स्टोन एज के दौरान, पैलियोलिथिक एज के दौरान, जैसा कि हमको नॉर्थ इंडिया में दिखाई पड़ता है कि हम अपने पूर्वजों को, हमारे फोरफादर्स जिनकी डेथ हो रही है, जिनको दफनाया जा रहा है, ब्यूरल्स जिसे कब्रिस्तान वगैरह कहा जाएगा, कब्र कहा जाएगा, उसको बनाते हुए और उस कब्र में मिट्टी के बर्तन, कुछ खाने के अनाज, कच्चे अनाज वगैरह जो होता है, उनको रखने का काम किया जाता है।
इसी से थोड़ा अलग अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में भी यही काम हो रहा है। अपने फोर फादर्स के मरने के बाद उनकी कब्र तैयार की जा रही है। प्लस आप देखेंगे तो उस कब्र को बनाने के बाद उस कब्र में दफन करना, सारे सामान रख देना, टूल्स रख देना, अनाज रख देना, मिट्टी के बर्तन रख देना और उसके बाद उसको ढक देना और ढकने के बाद अब आप देखेंगे तो इस प्रकार से उसको चारों ओर से इस तरह से देखिएगा तो ये आपको चारों ओर से पत्थर से ढका हुआ दिखाई पड़ेगा। ये चारों ओर पत्थर की दीवार जिसे फेंस कह दिया जाए वो बन गया है। चारों ओर पत्थर की दीवार बन गई है। इसे फेंस कहा जाएगा और अब इसके ऊपरी हिस्से पर अगर आप देखोगे तो बड़ा सा पत्थर लाकर वो जो चार तरफ पत्थर लगाए गए हैं उनके ऊपर बना दिया गया, ये छतनुमा आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, चारों ओर के पत्थर भी बड़े हैं, ऊपर की ओर जो पत्थर रखा गया है वो भी बड़ा है ताकि वो पानी जो बरसात का पानी वगैरह है वो ना जाने पाए, हमारे फोर फादर्स जो बरसात की वजह से गीले हो सकते हैं वो गीले ना हो पाए। हाँ ठीक है, इनमें से कुछ घर भी है, कुछ कब्रिस्तान भी है। बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा सुदेश, बहुत बढ़िया। ये होता है देखो बुद्धिमानी वाला काम, कितनी आसानी से जोड़ दिया तुमने। ठीक है, चलो भाई अब आप गौर से देखिएगा तो यहीं पर आप देखो तो आपको कुछ पत्थरों में छेद दिख रहा है जिससे हवा रोशनी का इंतजाम किया जा सके। ठीक है, हाँ, जहाँ पर रोशनी का और हवा का इंतजाम किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं है, ठीक है ना? तो आप देखोगे महापाषाण काल की संस्कृति में उनके कब्रों से जो कब्र में प्रयोग किए जा रहे पत्थर हैं, उन पत्थरों के नाम पर रखा गया है महापाषाण काल। ठीक? ये बिल्कुल उत्तर भारत से मिलती-जुलती संस्कृति का आपको दिखाई पड़ेगा। नॉर्थ इंडिया में बड़े-बड़े पत्थरों का प्रयोग नहीं हो रहा है, जबकि साउथ इंडिया में इस प्रकार के बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है? और धीरे-धीरे जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में लोग हैं, संस्कृति आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल सही, वहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो इन कब्रों को महापाषाण इसीलिए कहा गया क्योंकि इनको बड़े-बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेरा गया है। इनको चारों ओर जो फेंसिंग किया गया है, वो पत्थरों से किया गया है। ठीक है? और मैं भी आपसे बता रहा था कि दफनाए जाने वाले लोग, जिनको मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद दफन किया जा रहा है, तो आप देखोगे उनके पास से लोहे की वस्तुएँ, कुछ औज़ार-औज़ार टाइप का, मृदभांड, मृदभांड मतलब होता है क्ले पॉट, मृदभांड का मतलब होता है आपके क्लेवेयर यानी मिट्टी का बर्तन, जिसे हम लोग मिट्टी का बर्तन कहते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं मृदभांड का। ठीक है ना? और मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत में आम तौर पर 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन दिखाई पड़ते हैं। एक काला होता है जिसका रंग काला होगा जो आग में देर तक पकाया गया है और एक आपका लाल होगा जो कि एक निर्धारित समय पर पकाया गया, निर्धारित समय से ज्यादा नहीं पकाया गया। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड पॉटरी का कल्चर आपको लगभग लगभग पूरे भारत में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक परंपराएं हैं। ठीक है, वो कुछ आपके बेसिक ट्रेडिशन की अगर मैं बात करूं तो वो बेसिक परंपराओं के तौर पर चलता है। जैसे मिट्टी का बर्तन पॉटर व्हील पर बनाया जाएगा, है ना? मिट्टी का बर्तन वो आपका पॉटर व्हील पर बनाया जाएगा जिसे चाक कहा जाता है। ठीक, तो मिट्टी का वो बर्तन जब बनाया जाएगा तो चाक पर बनाया जाएगा, चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा, आग में पकाया जाएगा। हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर शुरुआत दौर के मिट्टी के बर्तनों में आपको इसी प्रकार की परंपराएं दिखाई पड़ेंगी। अधिकांश तौर पर इन कब्रों में, इन जगहों पर जो मरने वाले लोग हैं, आगे चलकर जब उनका उत्खनन का एक्सकवेशन का काम किया गया तो आपको जैसे हम लोग कहते हैं नहीं मानव पंजर यानी कि उसका जो स्कल वगैरह जिसे कहा जाएगा, तो ह्यूमन स्कल और ह्यूमन स्कल के साथ-साथ आपको रेड रेड कलर का मिट्टी का बर्तन जिसे आप लाल प्रकार का लाल रंग का कलश कर सकते हैं, ऊर्न जिसे कहा जाएगा। तो लाल कलश रखा गया जिसमें कुछ चीजें जैसे अनाज वगैरह रखा गया हुआ है। ठीक है? ये मान्यता है कि शायद हमारे ये पूर्वज जो अभी एक बहुत गहरी नींद में सो गए हैं, ये जगेंगे और जब जगेंगे तो ये ऐसे-ऐसे प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएँगे। ठीक है ना? चलो। बेटा सुदेश इसकी जानकारी बेटा मेरे पास नहीं है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। ठीक है बेटा, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। इतिहास कैसे पढ़ा जाएगा वो मैं बता दूँगा, पढ़ा भी दूँगा, पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है? बाकी और नहीं पता मुझे। ठीक है? अस्थि पंजर जिसे बेटा आप जैसे मान लो कुछ देर के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। लास्ट पॉइंट में कुछ और है सर। लास्ट पॉइंट में देखो बेटा, महापाषाणिक संस्कृति के लोग अपने मरने वाले लोगों के अस्थि पंजर यानी उनका जब बॉडी रखते हैं तो उसमें वो लाल कलश आप देख रहे होगे ना, तो हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो जो होगा क्या देखिए अब होता क्या है, जैसे बिल्कुल सही कहा, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो वो कर क्या रहे हैं कि हाँ, वो कर क्या रहे हैं जो बॉडी के फॉसिल्स मिल रहे हैं, जैसे इनमें से कुछ जगहों पर जलाने का भी काम हो रहा है। आपको याद होगा तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी बच्चों। भारत में कुछ लोगों के द्वारा अपने मृतकों को, ये प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ मैं, जब ना हिंदू और ना मुसलमान धर्म है, लेकिन वो अपने बॉडी को, अपने जो मरने वाले लोग हैं, उनको वो जला भी रहे हैं और उनको वो दफना भी रहे हैं। ठीक है? तो जैसे कुछ लोगों को जलाया गया, हाँ, जैसे कुछ लोगों को जलाया गया तो उनके जो आपको हड्डी, अस्थि मतलब बोन, तो जो अस्थि मिल रहा है, जो बोन मिल रहा है, उसको लाल कलश में डालकर रखा जा रहा है। ठीक है? अच्छा, अब इसी को दफनाने में लेकर जाइए। आफ्टर सम टाइम ये जो बॉडी का स्किन है, ये आपका खत्म हो जाएगा, कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, ये पूरी तरह से गल जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगते, पूरी तरह से गल जाएगा। तो होगा क्या कि वहाँ पर जो बॉडी, मान लो मैं अपने आप को मान लूँ, तो मेरी डेथ हो गई, मुझे दफना दिया गया और कुछ समय के बाद मेरे बच्चों ने वहाँ पर मेरे जो दफनाया गया था वहाँ पर खोद करके मेरे बॉडी की हड्डियों को निकाला और जिसे लाल कलश में यानी लाल बर्तन में डाल दिया और जहाँ पर दफनाया गया था मेरे शरीर को, वहीं पर इसे वापस से डाल दिया। क्योंकि वो अब आपके उसके तौर पर, सिंबल के तौर पर वो ये पता चल जाएगा कि यही वो जगह है। ठीक है ना? गोपाल समझ में आया बेटा लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट लाइन समझ में आ गई बच्चे? ये देखो आज भी होता है, ये आज भी होता है। जैसे मैं अपने पापा की बात करूँ, मेरे फादर का डेथ हो गया, बॉडी जलाया गया, नेक्स्ट डे जाकर मैंने वो हड्डियाँ नहीं होती हैं वो लिया, उसको कलश में रखा, फिर उसे कहीं पर जाकर हाँ, नहीं बेटा फिलहाल तो मैं इस वक़्त अकेला हूँ घर पर। गुरु माता अपने मायके गई हुई हैं, उनके यहाँ पे शादी वगैरह का कुछ फंक्शन है, इसलिए कोई खतरे वाली बात नहीं है, ठीक है? हाँ, कोई खतरे वाली बात नहीं, मतलब पिटाई-विटाई नहीं होगी, ठीक है? यही कहना चाहते हो ना? पिटाई नहीं होगी, चलो, ठीक? तो ये महापाषाणिक के तौर पर हाँ, ठीक है? चलो ये महापाषाणिक के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा, उस दौरान के तौर पर दिखाई पड़ेगा। फिर कुछ समय के लिए उनके इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिल पाएँगी और कम से कम लिखी हुई जानकारियाँ तो नहीं मिल पाएँगी। होगा क्या आगे चलकर जब हम लोग उत्तर भारत में लगभग-लगभग मौर्य काल के आस-पास होंगे, मृदभांड बेटा मिट्टी का बर्तन, अरे बच्चे, मृदभांड इज़ इक्वल टू मिट्टी का बर्तन। जैसे आपके घर में हो सकता है कि आजकल गर्मी के दिन चल रहे हैं तो सुराही रखा हो, घड़ा रखा हो, ये होते हैं मिट्टी के बर्तन, जिसे क्ले पॉट कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहा जाता है बच्चों। हाँ, ठीक है?
नहीं, अभी ज़्यादा नहीं। ठीक है बेटा, चलो भाई। अब देखो होगा क्या कि ये तो वो एग्ज़ाम्पल हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं कि ये आपके लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन ये एविडेंस के तौर पर हमको मिल गए। इसी तरह से आगे चलकर इनके बारे में लिखा भी जाने लगा। लेकिन वो लिखावट के काम, वो रिटेन वर्क, वो बुक्स, वो फॉसिल्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ, तो वो महाकाव्य महाकाव्य मतलब एपिक्स की अगर बात करूँ, तो होगा क्या कि बीच में लिखावट का, राइटिंग का कोई एग्ज़ाम्पल मिल नहीं रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत के एक ऋषि हैं, जिनको ऋषि अगस्त्य के तौर पर जाना जाता है, जिनका नाम आप देखोगे तो नीचे लिखा भी हुआ है। इनको ही बेटा तमिल भाषा में अगस्त्यार भी कहा जाता है। इन्हीं को तमिल भाषा में अगस्त्यार भी कहा जाता है। तो ऋषि अगस्त्य जो हैं, वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाएँगे। हाँ, बीसीई का मतलब होता है बेटा बिफोर कॉमन एरा, बी फॉर बिफोर, सी फॉर कॉमन, ई फॉर एरा। ठीक है? अब अगर आपने बीसीई का फुल फॉर्म पूछ लिया, इसका मतलब साफ है बच्चों कि आपने मेरे द्वारा दिया गया होमवर्क अभी तक नहीं किया है। मैंने एक आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है। ठीक है? हाँ, तो उस होमवर्क को करिए। वो होमवर्क ये है कि क्लास को दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए। एनसीईआरटी की कुछ बुक किताबें मैंने आपको बता रखी हैं, उन किताबों को पढ़िए जिनमें सारी बातें दी हुई हैं। ये 5वें छठे क्लास की किताब में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा बच्चों। चलो, तो होगा क्या कि एक ऋषि अगस्त्य हैं, जो कि दक्षिण भारत जाएँगे और दक्षिण भारत के कई सारे विद्वानों को, कोई बात नहीं, कई सारे विद्वानों को मिला करके बातचीत करेंगे, मिलाएंगे, बातचीत होगा, मीटिंग वगैरह होगा, कॉन्फ्रेंस होगा और इसी कॉन्फ्रेंस को क्या बोला जाएगा बच्चों? संगम। संगम क्या? संगम मतलब मिलना। मैं और आप रोज शाम 5 बजे संगम करते हैं, हम लोग मिलते हैं और टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस, दैट इज कॉल्ड गोष्ठी सभा। यही तो हुआ। एक प्रकार की सभा ही तो चल रही है जो हम लोग कर रहे हैं। तो तमिल कवियों की, गौर करिएगा, तमिल कवियों का सम्मेलन, तमिल भाषा के कवि हैं, तमिल भाषा के कवियों का सम्मेलन किया जाएगा, जिसे संगम के तौर पर जाना जाएगा। और ये जब कई सारे तमिल इकट्ठा होंगे, 20-25 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, 100 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, 200 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो भैया इनके रहने, खाने पीने, इन सबका इंतजाम कौन करेगा? तो पुराने जमाने में इस प्रकार के काम जो है रूलर्स के द्वारा किए जाते थे। जैसा कि आपको याद होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे हम लोग बौद्ध काउंसिल कहते थे। तो देखो अलग-अलग राजा, पहले वाले कौन से राजा? शत्रु, दूसरा वाला काला अशोक, तीसरा वाला अशोक, चौथा वाला कनिष्क। तो वैसे ही पांड्य डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा इस प्रकार के संगम कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पैट्रोनाइज किया जाएगा, यानी उसका संरक्षण देने का काम किया जाएगा। जो संगम लिटरेचर मिलते हैं और इतिहास में जो साक्ष्य मिलते हैं, उससे पता चलता है कि तीन तीन संगम कॉन्फ्रेंस हुए थे, तीन संगम सभाएं हुई थी। हम तीनों को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट संगम कॉन्फ्रेंस जो हुआ, ये आपका मदुरई में किया गया। मदुरई जगह का नाम है, मदुरई या मदुरा, ये तीनों एक ही नाम है। मदुरई, मदुरा या मदुराई, ये तीनों एक ही नाम है। और ये आपका तमिलनाडु, आजकल का जो तमिलनाडु प्रांत है, तमिलनाडु जो राज्य है, लोगों का संगम बेटा, लोगों का देखो लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया बेटा सीमा, ये संगम राजा तमिल कवियों का। पांड्य डायनेस्टी का नाम है शंकर, शंकर पांड्य वाज अ डायनेस्टी नेम। ठीक है? हाँ, पांड्य डायनेस्टी का नाम है, जिनके राजाओं के नाम नेदुनादल, नेदुनजेरियल, ऐसे टेढ़े-टेढ़े नाम है, याद कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? चलो भाई, तो उनके द्वारा दिया गया। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो होगी वो मदुरा में होगी, मदुरा तमिलनाडु में पड़ता है और इस काउंसिल को लीड करेंगे, इस काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है ऋषि अगस्त्यार। बिल्कुल दिख रहा है बेटा अभिषेक, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं बच्चे। मैं सभी कमेंट को नहीं पढ़ रहा हूँ, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कई बार ऐसे-ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, अभी भी पूछा ही जा रहा है। जैसे बताओ मैंने पांड्य राजाओं का बताया तो पांड्य एक वंश है, लेकिन उसके बावजूद पूछा गया पांड्य क्या है ना? तो मैं अभी इसलिए रुका हूँ कि जब मैं पढ़ा लूँ तब मैं आंसर करूँगा। अदरवाइज़ क्लास आप लोगों की हैंग होती है। आप में से वो बच्चे जो सिंसियर बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। ठीक है ना? हाँ, 2 प्रकार के छात्र हैं। एक जिन्होंने माता-पिता को पैसा ले लिया और जिन्होंने माता-पिता को दिखा दिया कि देखो पापा-मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ। एक वो बच्चे जो किसी को प्रमाण नहीं देते, वो पढ़ते हैं। ठीक है? तो वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो कृपया करके उनको डिस्टर्ब मत करिए। इसीलिए मैं कमेंट को नहीं देख पा रहा, मतलब देख नहीं रहा हूँ और मैं बार-बार आप लोगों के नाम नहीं पुकारूँगा। मैं डे 1 से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले दिन से, और 2 हफ्ते के आस-पास ये बैच होने जा रहा है। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि समझना नहीं चाह रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। ठीक है? अब मुझे मेरा टॉपिक पढ़ा लेने दीजिए। ठीक है? हाँ, और वो बच्चे जो भविष्य में एसडीएम बनना चाहते हैं वास्तविक तौर पर, उनको डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है? चलो भाई। ठीक? चलो, अब अगर हम लोग बात करें ऋषि अगस्त्य। हाँ, ऋषि अगस्त्य की अगर बात करें तो देखो ये अध्यक्ष हो जाएँगे। अभी मैंने आपको बताया कि ऋषि अगस्त्य साउथ इंडिया से जाने वाले, ये मान्यता है और इन्हीं को ही बच्चों तमिल लिटरेचर में अगस्त्यार कहा जाता है। इन्हीं को ही अगस्त्यार कहा जाता है। ठीक है? इन्हीं को ही तमिल भाषा में अगस्त्यार कहा जाता है। देखो बेटा, मैं एक बात बता दूँ, मैंने किसी को पर्सनल नहीं कहा है, मैंने एक कॉमन बात कही है, जो कि हर उस पर लागू हो रही है, जो इस तरह का मतलब इनोसेंस क्रिएट कर रहा है। बाकी तो देखो मैंने किसी का नाम लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो ये कहा कि बेटा जो इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सिंसियर हैं, ठीक है? तो आप लोगों के इस प्रकार के, हाँ, बहुत बढ़िया, चलो हम लोग वापस आ जाते हैं, ठीक? अब देखो पहले संगम में किसी भी प्रकार का कोई लिटरेचर नहीं मिला, अच्छी बात है, क्योंकि तमिल भाषा के लिटरेचर वैसे भी नाम याद नहीं होते, अभी कुछ नाम मैं आपको दिखाऊँगा, आप लोग खुद ही कहोगे, सर जाने दो, रहने दो। हाँ, ठीक है? ठीक, चलो भाई। द्वितीय संगम, सेकंड काउंसिल की अगर बात करते हैं, तो सेकंड काउंसिल हो रहा है बेटा कपाटपुरम नाम की जगह पर। कपाटपुरम ये भी आपका दक्षिण भारत में है। ये भी आपका तमिलनाडु का इलाका पड़ता है कपाटपुरम। इस काउंसिल को भी जो लीड करेंगे, जो प्रेसिडेंट हैं, वो ऋषि अगस्त होंगे। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, ऋषि अगस्त या तो वो चले जाएँगे या तो उनकी डेथ हो जाएगी। एक्जेक्टली क्या होगा मालूम नहीं, क्योंकि किसी भी लिटरेचर में ये लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए जब ऋषि अगस्त एब्सेंट हो जाएँगे, अनुपस्थित हो जाएँगे, तो उनकी जगह पर इस जिम्मेदारी को उठा लेंगे, जिनको हम लोग कहते हैं तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियर, मैं नाम लिखा हुआ है, देखो नाम नीचे लिखा हुआ बच्चे, तोल्काप्पियर। तो ऋषि अगस्त की एब्सेंस में तोल्काप्पियर वाज़ चेयरमैन, तोल्काप्पियर वाज़ प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल। ठीक है? जब ऋषि अगस्त एब्सेंट होंगे तब। और ऋषि अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण, जो कुछ बड़े अच्छे-अच्छे उनके स्टूडेंट हैं, उन अच्छे डिसिपल्स में से स्टूडेंट में से हुआ करते थे, जिनका नाम हुआ करता था तोल्काप्पियर। अब इस सेकंड काउंसिल से जो हम लोगों को लिटरेचर मिलता है, उसका टोटल नंबर है 49, 49 लिटरेचर मिलते हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिटरेचर बनता है, उसका नाम है बच्चों तोल्काप्पियम। उसका नाम है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम, ये वो लिटरेचर, अब ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, किसी तरह से भी याद करिए, कोई शॉर्टकट बनाकर याद करिए, या किसी भी तरह से याद करिए, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है?
बड़ा लंबा खुशी, ये बहुत लंबे-लंबे समय वाले कॉन्फ्रेंस है बेटा, ये बड़े लंबे-लंबे समय वाले कॉन्फ्रेंस हैं। कुछ-कुछ कॉन्फ्रेंस तो 1000 साल तक आपको चलते दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना? वो थोड़ा-सा कुछ ऐसी बातें जो हाइपरबोल के तौर पर है, ठीक है ना? तो उनकी बात उनको मत करिएगा, इनका ईयर मत याद करिएगा कि कौन सी काउंसिल कितने साल तक चली। हाँ, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही। ठीक, अब नहीं देखो, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सेकंड काउंसिल के चेयरमैन कौन है, तो देखो वो तो नाम है ऋषि अगस्त्य का, यही याद करना है, यही याद करना है। आपसे पूछा जाएगा हू वाज़ द चेयरमैन और द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड काउंसिल, योर आंसर इज़ ऋषि अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य, योर आंसर इज़ ऋषि अगस्त्य। टोलकाप्पियर की जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो फॉर ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दैट इज फॉर योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, तो नहीं भी याद रहेगा तो भूल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए देखो लिखा भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपको बताने की एक इन्फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, अब वो मेरे अंदर का एक कीड़ा है ना, जो मेरे अंदर घुसा हुआ है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दें, अब वो कीड़ा मैं चाह कर भी नहीं निकाल पाता। ठीक है, हाँ, वो कीड़ा मैं चाह कर भी नहीं निकाल पाता, वो इन्फॉर्मेशन देने की एक आदत पड़ गई है, अब 20-25 साल पुरानी आदत है बेटा, क्या करूं, चाह कर भी नहीं निकाल पाता। ठीक, तो तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसका क्या नाम है, टोलकाप्पियम। तो टोलकाप्पियम इज अ तमिल व्याकरण लिटरेचर व्हिच वाज रिटन बाय टोलकाप्पियर, जिसे टोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया है। जिस प्रकार से संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ हुआ करता था अष्टाध्यायी, याद आया जब हम लोग महापद्मानंद पढ़ रहे थे तो बताया था, अष्टाध्यायी जिस प्रकार से संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ होता था व्हिच वाज रिटन बाय द पाणिनि, उसी प्रकार से तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसको टोलकाप्पियम कहा जाएगा, जिसको टोलकाप्पियर के द्वारा लिखा जा रहा है। ये दोनों अलग ग्रामर लिटरेचर हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि वाज अ संस्कृत ग्रामर लिटरेचर एंड द टोलकाप्पियम, देन द टोलकाप्पियम इज अ तमिल व्याकरण लिटरेचर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो भाई थर्ड काउंसिल की बात करते हैं। तो थर्ड काउंसिल तक आते आते ऋषि अगस्त्य तो है नहीं, वो तो जा चुके हैं, इसीलिए इस काउंसिल का चेयरमैन बनेंगे नक्कीरर। ये होगी कहां पर, ये होगी बेटा मदुरई में। अब नक्कीरर कौन है, तो नक्कीरर के बारे में मैं ज्यादा नहीं, बस एक लाइन बताऊंगा। नक्कीरर पांड्य रूलर नेदुन जेरियल के कवि हुआ करते थे। पांड्य रूलर नेदुन जेरियल के ये पोएट, उनके दरबारी कवि के तौर पर हुआ करते थे, जिनको नक्कीरर के तौर पर जाना जाता है। तो थर्ड काउंसिल के चेयरमैन नक्कीरर हैं, याद रखिएगा। पहले दो के ऋषि अगस्त्य हो जाएंगे। ठीक है, संगम साहित्य की अगर बात किया जाए जो इन काउंसिल में मिलते चले गए, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, संगम लिटरेचर आपको तमिल भाषा में मिलेगा। द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर वाज तमिल। और हम लोग तमिल लिटरेचर के कुछ बड़े बड़े नाम अगर देख लें, कुछ लिटरेचर की भाषा में मिलेगा। द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर वाज तमिल। और हम लोग तमिल लिटरेचर के कुछ बड़े बड़े नाम अगर देख लें, कुछ लिटरेचर की बात कर लें, जैसे जो पहला और इंपॉर्टेंट लिटरेचर मिल रहा है जिसको टोलकाप्पियम कहा जाता है, जैसा अभी हम लोग ने चर्चा किया कि ये सेकंड काउंसिल में मिलेगा। एक बात, जिसको लिखा किसके द्वारा जाएगा, टोलकाप्पियर के द्वारा लिखा जाएगा। इसका कंटेंट क्या है, इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, तो दिस इज तमिल ग्रामर लिटरेचर। ये तमिल का ग्रामर लिटरेचर है जो कि सूत्र शैली, सूत्र स्टाइल में लिखा गया है। यहाँ पर सूत्र का मतलब अंग्रेजी में आप समझ सकते हैं फॉर्मूला, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा समास, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा संधि विच्छेद। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। जैसे आप लोगों ने समास पढ़ा होगा, संधि विच्छेद पढ़ा होगा, तो अब भूल गए होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को याद हो और अधिकतर लोग भूल गए होंगे। तो आपको ध्यान होगा जब आप लोगों को हिंदी का और संस्कृत का ग्रामर पढ़ाया जाता होगा तो उसमें फॉर्मूला लिखा होता होगा, है ना, उसमें फॉर्मूला टाइप का लिखा रहता है। ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अगर याद कर लोगे तो आपको जितने भी लकार, जितनी भी धातुएं हैं वो अपने आप याद हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूला बेस्ड लिटरेचर है जिसमें अलग अलग पॉइंट बना दिए गए हैं और जिनको याद करने के लिए फॉर्मूला बना दिया गया है। तो इसे सूत्र शैली कहा जाता है। इसका नाम बेटा सूत्र शैली ही है, फॉर्मूला स्टाइल मत याद कर लेना। जैसे होता नहीं अंग्रेजी में याद कर लिया फॉर्मूला स्टाइल, फॉर्मूला स्टाइल मत याद करिएगा, इसे अंग्रेजी में भी इंग्लिश में भी सूत्र स्टाइल ही समझिएगा। ठीक है ना, चलो भाई। व्याकरण के साथ साथ इसमें कुछ ऐसी भी बातें बताई गई जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जरूरी नहीं कि पढ़ा होगा, तो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था वैदिक काल में जिसको पुरुषार्थ कहा जाता था। यानी पुरुषार्थ का मतलब होता है कि कुछ कर्तव्य दिए गए हैं सोसाइटी में लोगों को, क्या, धर्म का पालन करना। धर्म का मतलब फिर वही वाली बात, हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ना। धर्म का मतलब है मेरा कर्तव्य और आपका कर्तव्य। मेरा कर्तव्य है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको देना और आपका कर्तव्य है कि उन इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और उसे रिवाइज करना। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा धर्म, ये बन जाएगा कर्तव्य। अच्छा, ठीक है। चलो अभी अभी हम लोग वेद बेटा इस सवाल को लास्ट में पूछ लेना, लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, इसी प्रकार से देखो अर्थ, अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब है पैसा कमाना। सीधी सी बात, बिल्कुल सीधी बात करता हूँ हिंदी में, और वो है अर्थ का मतलब पैसा कमाना। पैसा कैसे कमाओगे, पैसा कमाने का अलग अलग तरीका है भाई। नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे। पुराने जमाने में एग्रीकल्चर, इंडिया में इकोनॉमी की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर आपका अर्थव्यवस्था का साधन बना करता था। तो अर्थ का मतलब पैसा कमाना। कैसे पैसा कमाना, धर्म के साथ पैसा कमाना। धर्म का मतलब क्या होता है, नियम से। या नियम का मतलब ये है कि कोई भी गड़बड़ काम मत करना। गड़बड़ मतलब वो ये जैसे होगा नहीं, आप लोग पीएसएस अधिकारी बनोगे तो आप लोगों के पास होने कुछ काम आएगा, सर थोड़ा समझ लीजिए, है ना। तो अंडर टेबल वाला काम मत करना बेटा, बड़ा गलत काम होता है। काम, काम का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। काम आपका एक प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो ये एक तरीके से होता है एक सेक्सुअल रिलेशन, जिससे हम अपने अपने वंश को, अपने परिवार को आगे बढ़ा पाए। हमारे माता पिता के बीच रिश्ता बना, हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोगों का रिश्ता बना, आप लोगों का जन्म हुआ, आप लोगों का रिश्ता बनेगा तो आपके बच्चों का जन्म होगा। दैट इज कॉल्ड काम। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार से मोक्ष, मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आप संन्यास ग्रहण करके पंडित जी बन गए, राम राम कर रहे हैं। मोक्ष का मतलब है अपने कर्तव्यों को अच्छे से करते चले जाना, और फिर जब आप अपने काम अच्छे करोगे तो जब एक दिन आपका मृत्यु का समय आएगा, जिसका भी आएगा, उसे एक सेटिस्फैक्शन होगा इस बात का कि मैंने अपने पूरे जीवन में सारे काम अच्छे से कर दिए हैं, लगभग लगभग मैंने अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया है। तो एक मान्यता कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में काम अच्छे करता है, ईमानदारी से करता है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मालूम नहीं, ये कहा जाता है। मरने के बाद आदमी स्वर्ग जा रहा है कि नरक जा रहा है, ये किसी को नहीं पता है। ना बेचारा वो मरने वाला व्यक्ति दोबारा आकर बता पाता है कि हाँ हाँ मैं स्वर्ग गया था, मैंने वहां पर देखा, मेरी मुलाकात मेनका से भी हुई थी, मेरी मुलाकात उर्वशी से भी हुई थी, और जब मैं बात कर रहा था तो इंद्र बड़े नाराज हो रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं बता पाएगा वो। ठीक है, लेकिन एक प्रकार की मान्यता है कि मोक्ष का मतलब है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेना, बस, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो भाई। अब अगर हम लोग बात करें संगम लिटरेचर की बात करें, तो संगम लिटरेचर को तीन अलग अलग नामों से याद किया जाता है या उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। अब देखिए, नाम आपके सामने थोड़े डराने वाले लग सकते हैं, थोड़े डरने वाले लग सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक नाम आता है बच्चों, पत्तू पत्तू। पत्तू पत्तू का मतलब होता है बेटा 10। पत्तू पत्तू
पत्तू तमिल भाषा में ये आपका नंबर है, जैसे हम लोग कहते नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पत्तू पत्तू तमिल भाषा में नंबर है जिसे कहा जाता है 10। ठीक है, तो एक प्रकार से ये 10 हो जाएगा। तो यानी 10 कविताओं, पत्तू पत्तू का मतलब होता है बेटा 10 कविताओं का संग्रह, अ कलेक्शन ऑफ 10 पोएम्स, अ कलेक्शन ऑफ 10 पोएम्स व्हिच इज नोन इन अ तमिल लैंग्वेज, दिस इज पत्तू पत्तू। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखो इन पत्तू पत्तू के नाम याद करो, देखो नाम नीचे लिखे हुए हैं, कितने खतरनाक खतरनाक हैं। तिरुमुरई, कात्तू पपदई, है ना, नेडल नालवाडे, मत याद करिएगा, हाँ मत याद करिएगा, बस इतना याद रखिएगा, पत्तू पत्तू अ कलेक्शन ऑफ 10 पोएम्स, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ मत याद करिएगा। पत्तू पत्तू इज अ कलेक्शन ऑफ 10 पोएम्स। इसलिए इसी तरह से होगा बेटा एट्टू टोगई, एट्टू टोगई जिसे कहा जाता है, एट्टू टोगई का मतलब हो जाता है 8, 8 द कलेक्शन ऑफ 8 पोएम्स, द कलेक्शन ऑफ 8 पोएम्स दैट इज कॉल्ड एट्टू टोगई। तो एट्टू टोगई का मतलब ही होता है बेटा 8, है ना। जैसे आपको याद आ रहा होगा, जैसे आपको याद आ रहा होगा एक फिल्म आई थी, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, वो गुजरात पर थी ना, वो जहाज वाली, और उसमें वो एक इतनी मजबूत रोटी मैंने आज तक नहीं खाई, आरी लाकर दो काट दूं, वही वाला आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो वही वाला, तो कहता नहीं है छी ये कोई रोटी है, तो बोलता है छी, वो कह देता अच्छा 5 6 हाँ चुप चुप के। तो उसी तरह से ये आपके नंबर हैं। तो एट्टू टोके का मतलब होता है बच्चे 8, तो 8 कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट इज कॉल्ड एट्टू टोके। अब नाम देख लो, नड़ी नलय, कुरु थक्के, एनापुरनु, पदित्र पत्तू, परिपादल, ये पूछा नहीं जाएगा, मत परेशान होइएगा इन नामों को लेकर, मत परेशान होइएगा। अब देखिए पत्तू पत्तू की बात करते हैं तो 10, और एट्टू टोके की बात करते हैं तो 8, इन दोनों को अगर आप जोड़ दे दीजिए, हाँ इनको अगर आप जोड़ दीजिए तो ये बन जाता है बेटा 18, 18। अब 18 को जैसे 18 हम लोग हिंदी भाषा में, 18 इंग्लिश भाषा में बोल रहे हैं, इसे तमिल भाषा में बोला जाता है पदिने किलक्कड़ू। इसे इसे तमिल भाषा में बोला जाएगा पदिने किलक्कड़ू। बहुत अजीब नाम है बेटा, तमिल में ऐसे ही नाम मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही नाम मिलेंगे, मत देखो, बस बेसिक चीजों को याद रखना। इसलिए देखो मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि फिर आप परेशान हो जाओगे, तो बस कुछ मत याद करना। पत्तू पट्टू इज इक्वल टू 10, पत्तू पत्तू इज इक्वल टू 10, एट्टू टोकई इज इक्वल टू 18, और पदिने किलक्कड़ू को आप 18, बस इतना याद करो, बस इसके अलावा कुछ मत याद करो। ठीक है, इसके अलावा कुछ मत याद करो, ठीक है ना। चलो, इन 18 कविताओं में, इन द 18 पोएम्स, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम बनती है, उसे बच्चे हम लोग जानते हैं तिरुक्कुरल के तौर पर, जैसे हम लोग कुरल के तौर पर जानते हैं। तो आप कुरल याद कर लो, इसे तिरुक्कुरल के तौर पर भी जाना जाता है, और जिसे लिखा गया था तिरुवल्लूर के द्वारा। तिरुवल्लूर तमिल भाषा के एक बहुत बड़े कवि हैं, जिन्होंने कुरल नाम का लिटरेचर लिखा है। और कुरल की प्योरिटी की अगर बात करें, कुरल में लिखे गए साहित्य की अगर बात करें, हाँ बिल्कुल सही कहा, कुरल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी प्योरिटी को लेकर बात किया जाए तो इसका जो कंपैरिजन किया जाता है, ये आपके क्रिश्चियनिटी के नोबेल बुक बाइबल से, और अगर वेद की बात करें तो इसे हम लोग फिफ्थ वेद के तौर पर याद करते हैं। यानी अगर हम लोग इसको वेद से कंपैरिजन करें तो आपका कुरल एज लाइक अ फिफ्थ वेद, एंड कुरल एज लाइक अ बाइबल, इसकी प्योरिटी को लेकर, मतलब इसमें जो बातें बताई गई हैं उनको लेकर, जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट दिए गए उनको लेकर, ठीक है ना। हाँ, एक में 10, पत्तू पत्तू में 10, एट्टू टोकई में 8, और पदिने किलक्कड़ू में 18। ठीक है बेटा, ठीक, इससे ज्यादा मत याद करना, इससे ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत देना। ठीक है, चलो भाई, इनके आगे अगर बढ़ लिया जाए तो संगम काल के दौरान आपको कई सारे एपिक लिटरेचर भी मिलेंगे, जिन्हें महाकाव्य कहा जाता है। जैसे, अच्छा मुझे जल्दी से बताइएगा, संस्कृत के महाकाव्य कौन कौन से हैं, संस्कृत महाकाव्य, संस्कृत एपिक लिटरेचर कौन कौन से हैं, जरा जल्दी से बताइएगा तो, जरा जल्दी से बताइएगा तो, बहुत बढ़िया। तो संस्कृत के एपिक बनते हैं बच्चे, एक जिसे हम लोग रामायण कहते हैं, और एक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे महाभारत कहते हैं। बिल्कुल सही बताया, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, याद रखना, आगे चलकर मैं आप लोगों से हिंदी का भी महाकाव्य का नाम पूछूंगा, अभी नहीं, आगे चलकर आगे की क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपसे हिंदी का भी महाकाव्य पूछूंगा, अभी नहीं पूछूंगा। तो जिस प्रकार से संस्कृत में एपिक्स लिखे गए, उसी प्रकार से तमिल में भी एपिक्स लिखे गए हैं, यानी महाकाव्य लिखे गए हैं। वो महाकाव्य कौन कौन से हैं, शिल्पादिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको लेकर सवाल आता है। वलयपति, कुंडलकेशी, इनको लेकर कोई सवाल नहीं आता है। ठीक है, तो आपके लिए जो सवाल बनेगा वो शिल्पादिकारम से बनेगा, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता दूंगा। मणिमेखले से बनेगा, जिसके भी बारे में अभी मैं आपको बता दूंगा। और जीवक चिंतामणि, इनसे बनता है सवाल। ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम भी ना अभिज्ञान शाकुंतलम बेटा वैभव महाकाव्य नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम ड्रामा है बेटा। अभिज्ञान शाकुंतलम इज अ ड्रामा बुक, वो तो पोएट्री स्टाइल में लिखी ही नहीं गई है बेटा, तो महाकाव्य और काव्य हो ही नहीं सकता। अभिज्ञान शाकुंतलम इज अ ड्रामा बुक, डोंट वरी, डोंट पैनिक अबाउट दिस। हम लोग टुमारो वी विल टॉक अबाउट द गुप्ता पीरियड, और मैं वहां पर आपको बताऊंगा कालिदास जी के बारे में। बिल्कुल ठीक है ना, कल बताऊंगा, अभी परेशान मत हो, अभी कालिदास की कोई बात मत करो, कल करेंगे। ठीक है ना। चलो, अब मैं आपको संगम काल के इन एपिक्स के बारे में कुछ कुछ चीजें आपको बताता चलता हूँ, थोड़ी स्टोरी भी बता दूंगा, किसके द्वारा लिखा गया सब कुछ बता देता हूँ। जैसे तमिल भाषा का जो पहला एपिक है, उसे हम लोग जानते हैं शिल्पादिकारम के नाम से। दिस वाज फर्स्ट तमिल एपिक, ये पहला तमिल एपिक है। एंड द मीनिंग ऑफ द शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम का जो मतलब होता है वो होता है नुपुर की कहानी। नुपुर का मतलब होता है बेटा पायल या घुंघरू। वैसे घुंघरू, नुपुर का मतलब तो होता है घुंघरू, तो घुंघरू की कहानी है, घुंघरू जो कि पायल में लगा हुआ है। तो ये पूरी पायल बेस्ड स्टोरी मैं अभी आपको बताऊंगा। पायल तो जानते ही होंगे, जो कि पैरों में पहना जाता है, मम्मी दीदी भाभी, अगर आप में से कुछ पति बन चुके होंगे तो पत्नी के द्वारा। तो फर्स्ट तमिल एपिक लिटरेचर नोन एज अ शिल्पादिकारम व्हिच वाज रिटन बाय द इलंगो आदिगल, जिसको लिखा गया इलंगो आदिगल के द्वारा। इलंगो आदिगल के बारे में दो बातों का ध्यान रखिएगा। एक, इलंगो आदिगल ही वाज द प्रिंस ऑफ चेरा डायनेस्टी, ये चेर वंश के राजा, हाँ ये चेर वंश के राजकुमार थे, बिल्कुल सही बात है। और इनके भाई हैं जिनका नाम सेनगुट्टवन है, जो कि चेर राजा है, जिसकी चर्चा भी कुछ देर बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, अब इलंगो आदिगल के बारे में एक और दूसरी बात जानिएगा, ध्यान रखिएगा। इलंगो आदिगल एक जैन भिक्षु हैं, ही वाज जैन मॉन्क, क्योंकि ये अपना घर छोड़ देंगे, राज दरबार छोड़ देंगे, और ये जैन मॉन्क बन जाएंगे। तो ही वाज प्रिंस ऑफ चेरा डायनेस्टी एंड ही वाज आल्सो जैन मॉन्क, याद रखिएगा, ये जैन भिक्षु भी हैं। ठीक है, इस पूरी स्टोरी के कुछ कैरेक्टर के नाम मैं आपको बता दूं। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक महिला, वो एक लड़की जिसका नाम कन्नगी, कन्नगी का विवाह हो रहा है कोवलन नाम के लड़के के साथ। और एक कैरेक्टर और है जिसका नाम मैं यहीं पर लिख देता हूं, माधवी, जो कि सौतन बन जाएगी। अब मैं आपको इसकी स्टोरी सुना देता हूं, छोटे में जल्दी मैं आपको इसकी स्टोरी सुना देता हूं। कन्नगी और कोवलन, ये दोनों, इनके पापा बड़े बिजनेसमैन हैं, और इन दोनों का विवाह होता है, इन दोनों की शादी होती है। तो कोवलन शादी वाले दिन के बाद जो अगला रात होता है, जिसे सुहाग रात कहा जाता है, तो कोवलन ने अपनी पत्नी कन्नगी के लिए एक गिफ्ट लिया है, और वो गिफ्ट है एक यूनिक पायल, जो उसने बिल्कुल अलग से बनवाया है, बिल्कुल अलग डिजाइन में, मतलब एक ऐसा पायल जो शायद न हो। ये कहा गया कोवलन के द्वारा, ज्वेलर से कहा गया ऐसा पायल